नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में अंशुमान जी होते हैं और ये खर्चा पानी का एपिसोड है। आज बुधवार है, क्या क्या बातचीत करनी है अंशुमान जी आज? आज हमारे पास कई खबरें हैं सिद्धांत। चीन वापस खबरों में लौट रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था वापस खुल रही है। क्रिप्टो लोगों के दिमाग में छाया हुआ है। चीन खबरों का साथ छोड़ ही नहीं रहा है। हाँ, और क्रिप्टो करेंसी लोगों के दिमाग में छाई हुई है बहुत अलग अलग तरह से। और अब तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो आर्थिक चर्चाओं से निकलकर मीम्स में पहुंच गई है। तो एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी गौर करने लायक हैं। खासतौर से रिजर्व बैंक में शक्तिकांत दास ने बैंकिंग सेक्टर में हमें जो बातें बताई हैं अभी एक दो दिनों में, वो जो रिकवरी के आंकड़े हमको मिल रहे हैं या जो अर्थव्यवस्था में बेहतरी के जो आंकड़े मिल रहे हैं उनका बिल्कुल अपोजिट। हाँ बिल्कुल, उसका बिल्कुल अपोजिट है। और इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करते हैं एकदम। लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे मिल गई है पॉइंट पूछने के लिए, आप भी मीम्स में नजर रखते हैं? मीम्स तो अब हमारे मीडिया कंजम्पशन का रेगुलर पार्ट हो गए हैं। वो सबसे तेजी से फैलने वाला मीडिया है। कई बार समझने का आधार बन जाता है। हाँ, समझने का आधार। और मुझे दिलचस्प चीज़ है कि अभी तक मीम्स जो थे वो फिल्म स्टारों पर, सेलिब्रिटीज़ पर या किसी घटनाक्रम पर मिलते थे और बनते थे। लेकिन अब बहुत दिलचस्प तरीके से लोग उन चीज़ों पर भी मीम्स बना रहे हैं जो सामान्य रूप से मीम्स कला जो है, मीम्स की जो आर्ट है, जो व्यंग्य की कला है, उससे बाहर रहते तो इसने क्रिप्टो पे बहुत सारे, एलन मस्क पे बहुत सारे मीम्स बने। एलन मस्क खुद बहुत बड़े मीम बाज हैं, खूब मीम अपलोड करते हैं। हाँ, तो इसलिए वो ये दिलचस्प है कि जो गंभीर विषय है वो भी हास्य के लेवल तक आते हैं। और जितना हास्य और जितनी सरलता होती है, समझ उतनी बेहतर होती है। किसी ने मुझे एक बार डीएम में लिखा था कि कहा सर, इकोनॉमी के जो पेज होते हैं अखबार वाले, जो हम लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं, कोई मीम्स वगैरह बना देता वहां पे तो हमको समझ में आ जाता। वही मैं कह रहा हूँ कि आप इकोनॉमी है, स्टॉक मार्केट है, इन चीज़ों में की समझ बेहतर करने के लिए उनके साथ जो उनका हास्य है, जो उनका व्यंग्य है, क्योंकि अंततः तो हास्य पैराडॉक्स से पैदा होता है ना। दुनिया के सारे व्यंग्य और हास्य अंतर्विरोधों और पैराडॉक्स से पैदा होते हैं। और इसीलिए जिन देशों में व्यंग्य नहीं है, हास्य नहीं है, वहां पैराडॉक्सेस पता नहीं चलते हैं। तो इकोनॉमी तो अपने आप में समग्र पैराडॉक्स है। देखिए, आज हम एक पैराडॉक्स की बात करेंगे कि कल जीडीपी, पिछले हफ्ते जीडीपी ग्रोथ की रिकवरी का आंकड़ा आता है और आज आरबीआई क्या कहता है। शक्तिकांत दास का स्टेटमेंट है। तो जैसा अंशुमान जी ने आपको आइडिया दे दिया होगा, 3 खबरें हैं हमारे पास। पहली खबर है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को लेके। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी पे बातें हो चुकी हैं, उसकी माइनिंग को बात हो चुकी है, चाइना को जोड़कर हम देखेंगे। दूसरी खबर चाइना से जुड़ी है। हमने पिछले दिनों बात की थी कि कैसे इंडिया में जो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट है उसके फार्मा सेक्टर को कैसे चाइना रेगुलेट कर रहा है। हमने ये बात की थी कि कैसे चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए कई सेक्टर्स में। तो अब एफडीआई को लेकर एक खबर है, उस पर बात करेंगे। आखिर में शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर, उनका स्टेटमेंट आया है और उससे बैंकिंग स्ट्रक्चर की एक नई इमेज सामने आती है, हम उस पर बातचीत करेंगे। पहली खबर है शुमान जी, चाइना, इनर मंगोलिया, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि सारे प्रोजेक्ट अप्रैल तक बंद कर लीजिए। डिजिटल करेंसी के प्रोजेक्ट्स को भी बैन कर दिया है। कह दिया है कि एनर्जी, मतलब जो बहाना पीछे आ रहा है वो कहा जा रहा है कि एनर्जी कंजम्पशन की वजह से इसको रोका जा रहा है। और 2018 से तैयारी चल रही थी, पहला ड्राफ्ट बिल इसका 2018 में आ चुका था। क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूरी दुनिया में, जैसे हम लोग लगातार सिद्धांत इस पर चर्चा कर रहे हैं, चीन ने क्या किया? चीन ने एक क्रम के साथ शुरू किया। चीन ने पहले युआन का डिजिटल वर्जन टेस्ट ट्राई किया, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और तब हमने बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसके बाद अब चूंकि चीन का सेंट्रल बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, अपनी करेंसी ला रहा है, अपनी डिजिटल करेंसी ला रहा है, जिसका एक वर्जन ट्राई भी हो चुका और ट्रायल ही नहीं हो चुका है, उसके जरिए पेमेंट्स भी कराए जा चुके हैं। तब उसका दूसरी टेस्टिंग 2 बड़े शहरों में, शंघाई और बीजिंग में शुरू हो रही है, जो वहां से सूचना है। उसके साथ अब चीन किसी भी तरीके की क्रिप्टो करेंसी को या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को ऑपरेट नहीं होने देना चाहता। और ये वही बात है जो दुनिया के अन्य देशों में भी हो रही थी। जब हमने पिछली बार चर्चा की थी तो हमने ये संकेत दिया था कि दुनिया के ज्यादातर देश प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी सशंकित और आशंकित हैं, क्योंकि करेंसी अपने आप में एक सॉवरेन एंटिटी है, एक
संप्रभु इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइवेट से गाइड नहीं होना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी ने एक पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार किया, निजी करेंसी आई, इसलिए दुनिया के बैंकों ने थोड़ी देर से सही उसके बाद अपनी करेंसी लाने के लिए सोचा। भारत में भी देखिए वही स्थिति, जो कानून आता है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की तैयारी कर रहा है। माइनिंग अभी यहाँ हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि अगर कानून पास होने के बाद जब बैन लग जाएगा तो माइनिंग भी खत्म हो जाएगी। और अब चीन जैसा बड़ा देश जहां से बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस होते हैं, भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जहां क्रिप्टो करेंसी ग्रो कर रही है, तो कम से कम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का, जो निजी क्रिप्टो करेंसीज हैं या जो कोऑपरेटिव क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्योंकि क्रिप्टो या करेंसीज अपने आप में कोऑपरेटिव पर चलती, उनको लेकर अगर दुनिया के अलग अलग देशों ने रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए तो फिर इनको लेकर चुनौती आएगी। लेकिन हालांकि अभी यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे लोग इस बात पर उत्साहित हैं कि आने वाले समय में लोग इन निजी करेंसीज की, निजी क्रिप्टो करेंसीज की विश्वसनीयता मानेंगे, इन पर विश्वास करेंगे। लेकिन ये एक जद्दोजहद है जो अभी चलेगी। पर चीन ने इस स्थिति में आकर अपने तरह से तो स्पष्ट कर दिया है कि अब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग नहीं होगी, और इसका असर पूरी दुनिया में बाकी क्रिप्टो करेंसीज पर भी पड़ेगा, जिनके एक्सचेंज बन रहे हैं, जिनकी ट्रेडिंग शुरू हो रही है या जिनमें लोग निवेश कर रहे हैं। हाँ, मतलब कई सारे क्रिप्टो करेंसीज नई भी आई हैं, जैसे डॉज कॉइन है जिसका इलॉन मस्क कई बार नाम ले लेते हैं कि 600 से ज्यादा करेंसीज तो अलग अलग, केवल बिटकॉइन ही नहीं, 600 से 700 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन सबसे फेमस है, इसलिए उसको बिटकॉइन को ये मान लेते हैं, पर 600 से ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मूव कर रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो समझना जरूरी है कि जो भी क्रिप्टो फैंस हैं या जो क्रिप्टो करेंसी फैंस हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि करेंसी एक सॉवरेन एंटिटी है, एक सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट है, और जब तक उसे सॉवरेन्स यानी सरकारें या संप्रभु सरकारें या उसे प्रामाणिक नहीं बनाएंगी, तब तक आप उसका ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसकी ट्रेड तो हो रहा है, पर वो ट्रेड अभी भी नोशनल ट्रेड है। जब अगर कोई देश इस पर प्रतिबंध करने लगेगा और आप क्रिप्टो अंततः खरीद कर जब उसे किसी अपनी सॉवरेन करेंसी में एक्सचेंज कराएंगे, तब तो आपको सरकार से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मैंने क्रिप्टो माइन करके रख भी लिया और मुझे डॉलर में या रूपी में उसको कन्वर्ट करना होगा, तो वो तो कन्वर्जन की इजाजत सरकार ही देगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है इस सारी विवाद के बीच, पूरी दुनिया में जिस चीज को हमने कोविड के बीच में जनवरी में चर्चा की थी कि पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसीज को लेकर, डिजिटल करेंसी और खासतौर से उसमें टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है, क्रिप्टो हो सकती है, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी हो सकती है, डिजिटल करेंसीज को लेकर एक सक्रियता बढ़ी है और दुनिया भर के बैंकर अपनी डिजिटल करेंसीज पर काम कर रहे हैं, जो एक आने वाले भविष्य की नई मुद्रा की आहट तो है ही। और डिजिटल करेंसी पे जब बात हो रही है तो ये भी लगता है कि सरकारों का सोचना एक तरह से शायद सही भी हो सकता है। मतलब एक तर्क ये दिया जा सकता है कि सरकारों का सोचना शायद सही है, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में करेंसी या इकोनॉमी को नहीं रखा जा सकता। मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ कई सारे लोगों को जो एक समय पे बिटकॉइन को माइन करके रखते थे, वो कि रेट बढ़ेगा, वो वाला जो एक सिद्धांत होता है। लेकिन सरकारों को भी चाहिए कि उस पर एक गवर्नमेंट रेगुलेशन या कंट्रोल रहे उसके ऊपर। इसमें सिद्धांत एक चीज और है, पिछले 25-30 सालों में दुनिया में के बैंकर्स ने, चूंकि जब इकोनॉमी ग्रो करना शुरू हुई, टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई, तो सरकारें तो बहुत लेजी होती हैं, सरकारें बहुत लेट रिएक्ट करती हैं, सरकारें बहुत दूरदर्शी नहीं होती हैं। अगर दूरदर्शी होती हैं तो हम ऐसी परिस्थितियां नहीं देखते। बाजार दूरदर्शी होता है, इन्वेंटर जो आविष्कारक होता है वो दूरदर्शी होता, तो सरकारें तो बहुत लेट रिएक्ट करती हैं हर चीज के ऊपर, जो स्वाभाविक सी बात है। तो सरकारों ने पिछले 25 साल में क्या सीखा कि जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमारे वित्तीय तंत्र की परमानेंट एंटिटी बन चुका है, वो सॉवरेन के हाथ से बाहर निकल गया। जैसे जितने पेमेंट सिस्टम्स हैं, जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, वो पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम और पूरे के पूरे गेटवेज प्राइवेट लोग कंपनियों के पास हैं, चाहे वो वीज़ा हो या मास्टर कार्ड हो, ऐसी कंपनियों के पास है। तो जब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी पर चर्चा शुरू हुई तो उसकी सूझ वहीं से मिली कि अभी हमारे जितने पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हैं, उनमें सेंट्रल बैंक से, सरकारी बैंकों से ज़्यादा जो उनके सेंट्रल सर्वर्स हैं वो सॉवरेन के कंट्रोल से या सॉवरेन सरकारों के कंट्रोल से बाहर हैं। तो कल कहीं ऐसा ना हो कि एक प्राइवेट करेंसी आ जाए और लोग सॉवरेन करेंसी के जरिए प्राइवेट करेंसी पर से ट्रेड करने लगे। अच्छा, करेंसी पर सरकारों का कंट्रोल क्यों होता है, ये एक लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन उससे बहुत सारी और चीजें भी इन्फ्लुएंस होती हैं। आपकी एक्सचेंज वैल्यू इन्फ्लुएंस होती है, बाजार में कितना पैसा छोड़ा जाए, कितना रखा जाए, इन्फ्लेशन का एक बड़ा हिस्सा होता है। भारत जैसे देशों में करेंसी और इन्फ्लेशन का एक गहरा रिश्ता होता है। तो इसलिए ये जो एक नए तरीके का फिनेंशियल आर्किटेक्चर आ रहा है, इसमें उतनी आज़ादी भी है, पर
सेंट्रल बैंक्स ने काफ़ी लर्निंग है उनकी, काफ़ी नसीहतें, और शायद आईएमएफ ने, दुनिया भर के कई सारी एजेंसियों ने पिछले 20-25 सालों में ये जो पेमेंट सिस्टम्स आए, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम आए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आए, उनको लेकर काफ़ी कुछ सीखा है। उसका ताज़ा उदाहरण आरबीआई है। देखिए, हमारे यहाँ जब मोबाइल एप्लीकेशन आ गए, लोन एप्लीकेशन का घोटाला तक हो गया, एप्लीकेशन मोबाइल ऐप से लोन लेने का घोटाला हो गया, तब रिजर्व बैंक को समझ में आया कि हमारे पास तो एक डिजिटल गाइडलाइन होनी चाहिए ना मोबाइल बैंकिंग के लिए, एप्लीकेशन के लिए। तब उसने भी वो मास्टर सर्कुलर दिया और सारे बैंकों से कहा है कि उनके बोर्ड से एक पॉलिसी अप्रूव होनी चाहिए उनके डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेके। तो ये बाजार हमेशा आगे रहता है, सरकार पीछे रहती है, तो हमें देखना होगा अभी कि ये पूरा डेवलपमेंट किस दिशा में जाता है। हाँ, मतलब जो बिटकॉइन माइनर्स हैं वो इस बात की वकालत करते हैं कि साहब कम से कम इकॉनमी के लिए दुनिया की सरहदें ना हो, वो इकॉनमी बिटकॉइन यहाँ पर भी जो है वहाँ पर भी वही रहे, वो इस तरह की बातचीत करते हैं। और ये डिबेट है, ये डिबेट है, बड़ी डिबेट है। मतलब मुझे हार्वर्ड जिन की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने जब स्पेलमैन कॉलेज से निकाले गए थे हार्वर्ड जिन, तो उन्होंने कहा था कि सरहदें क्यों हैं, इस पर एक बहुत बड़ा उनका लेक्चर था। तो ये डिबेट बड़ी है, इस पे अब सरकारों को अपनी करेंसी, अपनी इकोनॉमी, अपने मार्केट और एक्सचेंज वैल्यू सबको ध्यान में रखते हुए कदम उठाने। हम खारिज नहीं कर सकते। हो सकता है आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद दुनिया में प्राइवेट करेंसी हो या कोऑपरेटिव करेंसी हो या पूरी दुनिया में ऐसी करेंसी हो जो सॉवरेन करेंसी के पैरेलल हो, लेकिन फिलहाल तो अभी ये ट्रांजिशन का फेस है, संक्रमण का फेस। और हमेशा जब नए सिस्टम आते हैं तो उनमें एक संक्रमण का दौर होता है। तो हम उस दौर में हैं जहां दुनिया के बैंक, दुनिया की सरकारें, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, डेटा प्राइवेसी के इश्यूज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेवलप हो रही हैं, बन रही हैं। अभी ये बनती हुई व्यवस्था है, वर्जिश का समय है। हाँ, ये बनती हुई व्यवस्था है। अगली खबर है भारत से, चाइना से ही जुड़ी हुई है। अब जो बातें हम कर चुके हैं चाइना के लिए पहले कि फार्मा सेक्टर में चाइना ने कैसे क्रूड प्राइसेस बढ़ाए हैं, इसके पहले जब बात की है चाइना कैसे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो चुका है भारत के लिए। अब एक सोर्स बेस्ड स्टोरी ईटी में आई है आज। उस स्टोरी में कहा गया है कि लोकल कंपनीज के पास, जहां जिस सेक्टर में लोकल कंपनीज के पास ज़्यादा शक्तियां नहीं होंगी, ज़्यादा क्षमता नहीं होगी, वहां चाइना के इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाएगा। इसके साथ और भी बातें हैं इसमें शुमान जी, कि कंपनीज किसी भी देश में है, लेकिन अगर हांगकांग के थ्रू अगर फंड रूट कर रही हैं अपना, तो उनको भी ग्रीन लाइट दी जा सकती है कि साहब बिजनेस कर लीजिए। और क्या, जैसे इसको कई लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इस खबर को, कि क्या ये इंडिया का एक सख्त कदम है या इसके कुछ रिपरकशंस हैं? क्या हो सकता है कि मतलब इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है वो इन सेक्टर्स को थोड़ी सी ज़्यादा पारदर्शिता से आइडेंटिफाई करेगी, उन सेक्टर्स को ज़्यादा मजबूती से देखेगी कि यार यहाँ पे लोकल पोटेंशियल है, चाइना को इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं दो, या जो बायसनेस की बार बार बात होती है वो बायसनेस यहाँ देखने को मिलेगी? सिद्धांत, जब से चीन के साथ रणनीतिक स्तर पर सुलह सफाई हुई है और हो रही है और जो आग ठंडी पड़ी है, उसके बाद से एक किस्म का आर्थिक पुनर्विचार, या जिसको हम आप कहें कि आर्थिक समझदारी लौट रही है। ये जो आज की खबर है, ये आधिकारिक रूप से सरकार इसके बारे में नियम जारी करेगी, ये बताएगी तो पता चलेगा, पर जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, जो ईटी की खबर है, चीन को लेकर एक किस्म का आर्थिक पुनर्विचार सरकार के भीतर शुरू हुआ है। ये शायद उन लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगेगा जो बहुत एग्रेसिवली एंटी चाइना और चाइना बायकॉट की बात कर रहे थे। 3 बड़ी चीज़ें सरकार के भीतर हैं। पहली चीज़ तो एक ये स्वीकार किया गया है कि चीन की पूंजी के बिना काम नहीं चलना है। तो अगर हमारे पास कहीं से पूंजी नहीं आ रही और चीन के पास एक्स्ट्रा पूंजी है तो वो हमारे उद्योग में निवेश में आनी चाहिए। अब वो कैसे आए, इसके नियम तय करने पर विचार हो रहा है। ये हो रहा है कि जिन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां हैं मजबूत, वहां नहीं आने दिया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां क्यों आएगी? जहां भारतीय कंपनियां लीड कर रही हैं, भारतीय कंपनियों के पास मार्केट में लीडिंग पोजीशन है, वहां चीनी कंपनियां, चीनी निवेश की पूंजी नहीं आएगी। तो ये एक तरीके का फिल्टर है जो हमें ये बताने के लिए कि हम उतनी ही चीनी पूंजी पर आश्रित होंगे। लेकिन अभी भारत में अगर जो प्रमुख क्षेत्र देखें, चाहे वो डिजिटल देखें, जो फ्यूचर देखें भारत का, क्योंकि भारत में स्टार्टअप कैपिटल नहीं है। और कभी हम अलग से चर्चा करेंगे कि कोविड के बाद स्टार्टअप स्पेस में कितना बड़ा ट्रांजिशन आया है कि कोविड में कंपनियां जिन्हें स्टार्टअप कैपिटल की ज़रूरत थी, अब वो सब स्टॉक मार्केट में जा रही हैं, उनके टेक ओवर हो रहे हैं। तो जो डिजिटल हिस्सा है, जहां पर लंबे समय के लिए पूंजी निवेश होना होता है और रिटर्न कम आते हैं, वहां चीन की पूंजी आएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर भारत के पास पूंजी नहीं है, पुल, सड़क, मेट्रो बनाने के लिए, वहां पूंजी आएगी। तो ये वही क्षेत्र हैं पहले से जहां से पूंजी आ रही है, पर सरकार इसमें एक फिल्टर लगाना चाहती है, ऐसा संकेत है। पर दूसरी चीज बड़ी दिलचस्प है, दूसरी चीज ये है कि उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, और ये चीज समझना यहां जरूरी है कि भारत में अधिकांश चीन का निवेश हांगकांग और सिंगापुर के जरिए होता है। अगर आप भारत में किसी भी समय रैंडमली भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों की सूची देखें जो सरकार जारी करती है और आंकड़ा जारी करती है, उसमें चीन नहीं दिखता कहीं चीन का निवेश दिखता है, क्योंकि चीन का निवेश हांगकांग और सिंगापुर के जरिए ही रूट होता है, और पूरी दुनिया में चीनी कंपनियां चीनी मेनलैंड चाइना से निवेश नहीं करती, हांगकांग और सिंगापुर के जरिए निवेश करती हैं। तो जब आप भारत में निवेश करने वाले देशों का चार्ट देखेंगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा निवेश जिन देशों से आता है वो वहीं से आता है। तो यह भी एक तरीके की कोशिश है कि ठीक है, हम छिपते हुए चीजें करेंगे, लेकिन निवेश तो चीन से आएगा ही। जब चीन से पूंजी आप अलाउ करेंगे और मेनलैंड चाइना से पूंजी नहीं आती, तो हांगकांग सिंगापुर से पूंजी आएगी। तो कहीं ना कहीं एक वास्तविकता स्वीकार की जा रही है कि चीन की पूंजी की आवश्यकता, अब उसमें जो फिल्टर लगाए जा सकते हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर में वैसे ही नहीं आती है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में सरकार को कैपिटल की जरूरत है वहां अलाउ किया जाएगा। अब इसके बाद जब ये नियम सामने आएंगे तब हमें ये स्पष्ट होगा कि वस्तुतः सरकार क्या कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगाने जा रही है। क्या वो ये प्रतिबंध लगाने जा रही है कि नहीं, निर्णायक इक्विटी नहीं होगी, लीडिंग कंपनी नहीं होगी चाइना की, चीन की कंपनी के पास निर्णायक बाजार नहीं होगा। ये सब बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं सिद्धांत जहां चीन की कंपनियों के पास मेजॉरिटी मार्केट है। आप मोबाइल हैंडसेट का मार्केट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इस पूरे प्लान, मोबाइल हैंडसेट का मार्केट देख लीजिए, भारतीय कंपनियां कहीं नहीं है। चाइनीज कंपनियां भारत में चाहे प्रोड्यूस कर रही हो, कंपोनेंट इंपोर्ट कर रही हो, मोबाइल हैंडसेट के पूरे मार्केट में चीन की कंपनियों का है। स्मार्ट टीवी के मार्केट में आप देख लीजिए। तो ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, लेकिन कम से कम ये है कि आने वाले 2-3 महीनों में हमें नीतियां जब स्पष्ट होकर आएंगी, पर जो हो रहा है वैसे ही होता दिख रहा है लगभग। केवल उसे और ज्यादा पारदर्शिता और स्पष्ट ढंग से करने की बात होगी, क्योंकि पूंजी वहां आ रही है जहां भारत को जरूरत है। जहां कंपनियां वहां क्यों आएंगी? स्टील के सेक्टर में अगर कंपनियां हैं भारत में स्टील में, तो स्टील में क्यों निवेश आएगा? उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो वहीं आएगा जहां पर चीनी कंपनियों को बिजनेस दिखाई देगा, और भारत में आने वाला चीन का अधिकांश निवेश इन्हीं देशों के जरिए रूट होकर आता है। जाहिर सी बात है। और आखिरी खबर है अंशुमान जी, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, बैंकिंग सेक्टर पे जब GDP और GST कलेक्शन पे बातचीत हो रही है, उसको लेकर तमाम दावे हो रहे हैं, तो हम RBI गवर्नर के बयान को देखें जिसमें वो कहते हैं कि पर्सनल लोन्स में गिरावट हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि बैंक्स जो हैं बड़े बिजनेसेस को अब लोन देने से कतराने लगे हैं। वो ये कहते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ जो है भारत की, उसमें खासी गिरावट देखी जा रही है, और साथ ही ये सवाल उठता है कि क्या जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ की देनदारी है, बड़े जो हाउसेज हैं उनकी देनदारी है, उस वजह से ऐसा सिनेरियो उठ रहा है कि बैंक सब पीछे हाथ खींचने लगे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा है और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हमें समझना ज़रूरी है, और इसलिए हम बार बार जब चर्चा करते हैं खर्चा पानी में और बताते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इकॉनमी बाइनरी नहीं होती कभी इकॉनमी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, और उसमें बहुत सारे पैराडॉक्स होते हैं, अंतर्विरोध होते हैं, और अंतर्विरोधों को समझना ही हमारे खर्चा पानी को प्रभावित करता है। इससे एक तरफ हमें ये दिखाई दिया कि जनवरी में भारत में जो ताज़ा आंकड़ा आया उस हिसाब से लास्ट क्वार्टर में भारत की आर्थिक विकास दर 0.4% पॉजिटिव में आ गई। हमें अभी जो ताज़े आंकड़े जनवरी और फरवरी के मिले उसमें भी हमें औद्योगिक उत्पादन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाई दी, पर इसके बिल्कुल उल्टे क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1.3%, यानी सिकुड़ गया। पिछले साल जनवरी 2020 में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, तब भी मंदी आ चुकी थी कोविड से पहले, तब 2.5% की ग्रोथ स्थिति कम से कम, लेकिन यहाँ 1.3% का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और रिजर्व बैंक ने बड़ी बेबाकी और ईमानदारी के साथ सिद्धांत माना है कि बैंक्स इंडस्ट्री को क्रेडिट देने से हिचक रहे हैं, और ये तब है जब पिछले पूरे 1 साल सरकार ने बैंकों को लगातार कॉक्स किया, समझाया, धकेला, आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कहा कि क्रेडिट बांटिए, हम सब कुछ देने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं। उसके बाद भी बैंक्स इंडस्ट्री को क्रेडिट देने के मूड में नहीं है, रिलक्टेंस दिखा रहे हैं, और रिजर्व बैंक ने बात मान ली है। दूसरी चीज जिसका दूसरा पहलू, दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। दूसरा पहलू ये कि होम लोन और कार लोन की ग्रोथ रेट भी लगातार गिरी है, यानी कंज्यूमर कर्ज लेने को तैयार नहीं। अब ये दोनों अलग अलग आयाम है। उद्योग क्यों कर्ज नहीं दे रहे हैं?
उद्योग इसलिए कर्ज नहीं दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी में उनका उतना, बैंकों का इतना भरोसा नहीं है कि जो कंपनियां उनके पास कर्ज लेने आ रही हैं उन्हें वे इस कर्ज को समय से चुका पाएंगी। पहला सवाल ये, क्योंकि जब तक ग्रोथ सस्टेन नहीं कर जाती, ग्रोथ जड़ नहीं पकड़ लेती, मजबूती से जमीन पर जम नहीं जाती, तब तक कोई बैंकर रिस्क लेने को तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो कर्ज लेने आ रही हैं वो पहले से ही कर्ज लिए बैठी हुई हैं, ज्यादातर कंपनियां बैठी हुई। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये कि वो खबर शायद लोगों की निगाह से चूक गई हो कि जब मॉरिटोरियम खत्म हुआ था तब सरकार ने बैंकों के जरिए कामत कमेटी की सिफारिश के आधार पर एक लोन रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी लॉन्च की थी बैंकों ने, जिसमें कहा गया था कि अगर आपके कर्ज बकाया हैं और आप चुका नहीं सकते कोविड की मंदी के दौरान, तो आपके कर्ज का पुनर्गठन किया जाएगा, यानी उसका भुगतान टाला जाएगा। बहुत कम कंपनियों ने, बहुत कम बैंकों ने उसका बहुत कम कंपनियों को फायदा दिया, क्योंकि बैंकों के हाथ में जैसे ही ये विवेकाधिकार आया कि वो तय करें कि आपका कर्ज रिस्ट्रक्चर होना है कि नहीं होना है, वहां उस विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहुत कम लोगों को उसका फायदा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि बैंकों के दिमाग में एक तो एनपीए का प्रेशर है, दूसरी चीज ये कि अभी नहीं अगले 6 महीने 8 महीने बाद उनको एनपीए बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अभी इजी मनी उनके पास आई है और जिसे उनको लेंड करने के लिए कहा गया है, रिकवरी अगर उतनी तेज नहीं हुई तो उनके एनपीएस बढ़ेंगे। तो रिजर्व बैंक का गवर्नर ने साफ साफ कहा है कि बैंक अभी रिस्क लेने को तैयार नहीं है ग्रोथ पर, और कर्ज लेने को नहीं तैयार, इसका मतलब ये कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कर्ज देकर इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी अभी रिवाइवल में उन्हें इंतजार करने का मन है। दूसरी तरफ कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर के होम लोन के और कार लोन में भी गिरावट इसलिए दिखाई दे रही है इस महीने के दौरान लगातार पर्सनल लोन की ग्रोथ जो है वो करीब करीब 9% डिसेलरेट हुई, जो पिछले साल 16.9% थी। तो इसकी वजह यह है कि एक तो रोजगार के रिवाइवल की संभावनाएं कम है, लोगों के वेतन में कटौती की वापसी की संभावनाएं कम है, और इसलिए होम लोन या कार लोन लेने वाले लोग पहुंच नहीं रहे। हालांकि भारत में इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में इस समय होम लोन की रेट रिकॉर्ड लो के ऊपर है। अभी आरबीआई एसबीआई ने 7% की रेट कर दी, तो इतना 7.5% की रेट की है। अब ये स्थिति तब है सिद्धांत जब रिजर्व बैंक ने पिछले 1 साल में कंसिस्टेंटली ब्याज दर काटी है। भारत में इतना सस्ता कर्ज कभी नहीं हुआ। भारत में इतना सस्ता कर्ज कभी नहीं हुआ, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो चाहे वो कंज्यूमर के लिए हो, एक चीज। दूसरी चीज है कि सरकार ने तरह तरह की गारंटियों के जरिए, तरह तरह की चीजों के जरिए इस बात को प्रमोट करने की कोशिश की कि बैंक की लोग कर्ज लें, क्योंकि कर्ज के बिना इंडस्ट्री अपना निवेश नहीं कर सकती। उसके बाद भी अभी बैंक और इंडस्ट्री दोनों कर्ज लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए यानी कि वो अभी इंतजार करना चाहते हैं डिमांड बढ़ने का, डिमांड बढ़ने के, मांग बढ़ने के मजबूत संकेतों का। तो इसलिए जो ग्रोथ के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं इन्हें अभी थोड़ा थिर जाने दीजिए, थोड़ा सा ये नीचे टिक जाएं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भारत में इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई दे रही है तो उसको नापने का जो सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है वो ये है कि क्या लोग कर्ज लेने पहुंच रहे हैं। अंतिम बात यह कि कर्ज लेना लोगों का भविष्य के प्रति विश्वास दिखाता है। जो कर्ज आज आप लेंगे चुकाएंगे 15 साल में, 10 साल में, तो यदि आपको पता होगा कि अगले 10 साल तक आपके पास आपके का कैश फ्लो है, आपकी आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, आपकी तनख्वाह आ रही, तभी आप कर्ज लेंगे ना, और कर्ज का ब्याज चुकाने और उसके बाद बाकी खर्चों के लिए आपके पास पूंजी होगी। तो ये चीज समझना जरूरी है। इसलिए रिजर्व बैंक का संकेत अभी ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में मजबूती आने में, रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। क्या राय है आपकी, क्या सोचना है, क्या सवाल है, क्या शिकायत है, सब कुछ लिख दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं सिद्धांत, साथ में अंशुमान जी हैं, कैमरे के पीछे हैं मिथिलेश और राशिद। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया, धन्यवाद।